बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन। तो हमारे पास सामने एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की और हम यहाँ से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस लेक्चर वीडियो के अंदर। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास सामने जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 11th के न्यूमेरिकल के यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास एक स्टील का वायर दे रखा है जिसका लेंथ इन लोगों ने हमें बताया है कि 4.7 आप स्टील के वायर की लेंथ का यूज़ करेंगे 7 मीटर, और जो एरिया आप लोग इस स्टील के वायर का यूज़ करेंगे वो होगा 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखते हैं कि स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। इसका मतलब है कि स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट का मतलब यह है कि जितना हमने स्टील की लेंथ को खींचा उतना ही हमने किसी दूसरी वायर को भी स्ट्रेच करा, मतलब कि चेंज इन लेंथ सेम है। और दूसरी वायर यहाँ पर कॉपर की है क्योंकि आगे इन लोगों ने हमें कॉपर का लेंथ दे रखा है और कॉपर का लेंथ है हम पे 3.5 मीटर। और एरिया जो इन्होंने हमें दे रखा है यहाँ पर कॉपर का वो दे रखा है 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और आगे एक वर्ड है अंडर ए गिवन लोड। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स आपने स्टील की वायर पे लगाया है उतना ही फोर्स आपने कॉपर की वायर पे भी लगाया है। इसका मतलब फोर्स भी सेम रहे हैं। तो हमसे बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस बताइए स्टील टू डेट ऑफ कॉपर। तो बच्चे जो यंग्स मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया एल अपॉन में डेल्टा एल। और अब हमें बताना है रेशो। तो हम स्टील की वायर को ऊपर रख लेते हैं और कॉपर की वायर को नीचे रख लेते हैं और हमें ये साफ साफ दिखेगा कि लेंथ सामने है यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में। तो स्टील का लेंथ सामने आ जाएगा और कॉपर का लेंथ ऐसे सामने आ जाएगा। एरिया इन्वर्सली है मतलब उल्टे हैं, तो स्टील का एरिया नीचे आ जाएगा और कॉपर का एरिया ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स थे। और अब हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखेंगे, जैसे लेंथ ऑफ स्टील हो जाएगा 4.7, लेंथ ऑफ कॉपर हो जाएगा 3.5, एरिया ऑफ कॉपर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 4 × 10⁻⁻5, यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील यूज़ कर लेंगे 3 × 10⁻⁻5। और इसे जैसे ही हम कैंसल आउट करेंगे तो कैंसल आउट होते ही स्टील डेट ऑफ कॉपर का जो हमारे पास रेशो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा निकल के हमारे पास 1.79 का रेशो बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है। और अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान से देखते हैं तो ये जो ग्राफ बनाया गया है ये ग्राफ अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो बच्चे ये जो हमारा ग्राफ होता है ये ग्राफ बनाया गया है दो चीज़ों को लेकर के, जिसमें आपको सबसे पहले स्ट्रेस दिखता है और नीचे आपको क्या दिखता है, स्ट्रेन दिखता है। डैट मीन्स ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ग्राफ है। ठीक है, अब आगे इसमें अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो इसने हमसे यंग्स मॉडुलस कहा है और दूसरे पॉइंट को देखें तो इसमें यील्ड स्ट्रेंथ का है। चलिए दोनों के दोनों को इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यंग्स मॉडुलस और फिर हम डिस्कस करेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा इस ग्राफ का। तो अगर मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है अगर, तो हम लोग बैच में ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ग्राफ निकालना है, ठीक है, सॉरी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का अगर आपको मॉडुलस निकालना है, ठीक है, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है या कोई भी मॉडुलस निकालना है तो हमें इस ग्राफ का एंगल निकालना होगा टेन थीटा। और क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, तो हम इस ग्राफ का क्या निकालेंगे, सीधी सी बात है, एंगल निकालेंगे। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर स्ट्रेस देख लेता हूँ किसी एक पॉइंट का। तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रेस दिखता है वो दिखता है 150 की वैल्यू जहाँ पर स्ट्रेस की लिखी गई है। तो मैंने उसे लिख दिया है 150 और वो वैल्यू 10⁶ पे लिखी गई है ब्रैकेट में। तो मैंने उस वैल्यू को लिखा है 150 और उसी पॉइंट पे जो नीचे मुझे स्ट्रेन मिल रहा है वो मिल रहा है 0.002 का। क्लियर। जिसे सॉल्व कर देने पर मेरा आंसर आता है 75 इंटू 10⁻⁴। ये कट जाएगा हमारा। तो 75 इंटू 10⁻⁹ ये मेरे पास एक आंसर बन जाएगा। चलिए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर इसके बी पार्ट की तरफ हम देखें तो उसने हम लोगों से पूछा था यील्ड स्ट्रेंथ। और आप लोगों को बैच में पढ़ाया जा चुका है कि यील्ड स्ट्रेंथ वह पॉइंट होता है जिसे हम मैक्सिमम स्ट्रेस कहते हैं और जहाँ तक बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट को मेंटेन करती है। तो अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट है वो हमें दिखेगा सबसे ऊपर, जहाँ पर वैल्यू स्ट्रेस की 300 है, साथ में 10⁶ भी है, जिसे हम मैथ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चाहे इसे बोल लो चाहे इसे बोल लो, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। अगर बेटा हम इस ग्राफ के थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, मतलब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है जो हमें यहाँ पर दे रखा है। अगर हम दोनों ग्राफों को ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है और अभी अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल से हम जब होते हुए आए हैं। तो अगर मैं इन दोनों ग्राफों को बड़े ध्यान से देखूं तो इन दोनों ग्राफों में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि जो सबसे पहला वाला ग्राफ है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनाया गया है। वहीं अगर मैं दूसरे वाले ग्राफ को देखता हूँ इसी के कंपैरिजन में, तो जो दूसरा वाला ग्राफ है वो भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ही ग्राफ है और वह कुछ इस तरह से बनाया गया है। ठीक है बेटा। तो अभी अभी हमने ये डिस्कस करा था कि अगर हम एक स्ट्रेस वाले ग्राफ को देखते हैं और स्ट्रेन वाले ग्राफ को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की मैं आपसे बात करता हूँ। तो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का जो एंगल होता है वो हमें मॉडुलस के बारे में बताता है। ठीक है। अब अगर दोनों ग्राफों के एंगल को मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है, इन दोनों के एंगलों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ अगर ए है और ये ग्राफ अगर बी है तो सोचिए कौन से वाले का एंगल बड़ा है। तो जवाब आएगा जो लाइन ज़्यादा उठी हुई है, और ज़्यादा उठी हुई लाइन कौन है? ए है ग्राफ के अकॉर्डिंग, बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर किसका एंगल बड़ा हुआ? ए का। तो अगर मैं आपसे मॉडुलस की बात करूँ तो वो भी किसका ज़्यादा होगा? ए का। क्लियर है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में एक है कि किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा जवाब ये है कि ए वाले का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका रीज़न था क्या? एंगल, कि एंगल ए का ज़्यादा है। वहीं पर अगर ये पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है, तो बच्चे इस वाले का जो फ्रैक्चर पॉइंट है, ये सबसे लास्ट में हम क्लास में डिस्कस करते थे फ्रैक्चर पॉइंट, इसका फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ जाता है। और इस ग्राफ का जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत देर के बाद आता है, और ये ग्राफ काफ़ी लॉन्ग भी है, मतलब काफ़ी देर के बाद जा कर के ये टूटता है मटीरियल, ये हमें ये भी समझा रहा है। तो अगर हम दोनों ग्राफ को कंपेयर करें तो ए वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्गर माना जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो ग्राफ में बहुत देर के बाद आता है, जबकि ग्राफ बी में फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है और वो ग्राफ छोटा भी है अगर हम उसको देखें तो, है ना। तो यहाँ पर जो है ए मटेरियल को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम इसकी तरफ देखें तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये कहा गया है कि आप दो स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं, दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़िए। और इसमें सबसे पहले ये कहा गया है, ए पार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो कहा गया है कि यंग्स मॉडुलस रबड़ का ज़्यादा होता है स्टील के कंपैरिजन में, जो कि सरासर गलत है। और इसका जो रीज़न ये होगा वो ये होगा कि अगर आप रबड़ और स्टील की अगर बात करें तो रबड़ और स्टील में अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर आप स्टील को खींचेंगे और अगर आप रबड़ को खींचेंगे
तो रबड़ अपनी शेप में बहुत जल्दी चेंज कर देगा, ठीक है। और इलास्टिक मटेरियल उन्हें कहते थे, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल उन्हें कहते थे, या यंग्स मॉडुलस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इलास्टिसिटी आप किसे कहते थे, सोचिए। इलास्टिसिटी आप उसे कहते थे जो अपनी शेप में चेंज ना होने दे, यानी कि अपनी शेप को रीगेन करे। तो यानी कि अगर रबड़ और स्टील को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेम फोर्स लगाने पर क्या होगा कि जो आपका रबड़ है वो बहुत जल्दी अपनी शेप को चेंज कर देगा, और अगर वो अपनी शेप को बहुत जल्दी चेंज कर देगा तो उसमें चेंज बहुत जल्दी आएंगे, और जिसमें चेंज बहुत जल्दी आएंगे वो इलास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपनी शेप में चेंज कर रहा है। इसीलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा, राइट। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप रबड़ को खींचते हैं और आप स्टील को खींचते हैं तो रबड़ अपनी शेप में जल्दी चेंज कर देगा, और क्योंकि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, तो अगर रबड़ अपनी शेप में बहुत जल्दी चेंज कर देगा तो रबड़ का स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपने में चेंज बहुत जल्दी कर रहा है, जिसकी वजह से यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो रबड़ का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। इसीलिए ए पार्ट आपका फॉल्स है, क्योंकि अगर स्टील और रबड़ दोनों पर अगर सेम फोर्स लगाई जाए तो आपका रबड़ जल्दी अपनी शेप में चेंज करेगा, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा, उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। जबकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि यंग्स मॉडुलस रबड़ का ज़्यादा होगा, जो कि गलत है। अगर इसके बी पार्ट को पढ़ें तो उसके बी पार्ट में ये कहा गया है स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडुलस। मतलब जब आप किसी कॉइल को खींचते हैं तो क्या उसमें शियर मॉडुलस इन्वॉल्व होता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होता है। अगर आप एक कॉइल की बात करते हैं तो लेट अस सपोज मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक कॉइल की तरह ट्रीट होती है। तो अगर आप एक कॉइल को देखते हैं तो जब आप कॉइल को इसको खींचते हैं इस तरह से दोनों तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या चेंज हो जाता है? शेप। जब आप कॉइल को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका शेप चेंज हो जाता है। और जब शेप चेंज हो जाता है तो शेप चेंज में कौन सा मॉडुलस इन्वॉल्व होता है? तो शेप चेंज में जो मॉडुलस इन्वॉल्व होता है वो वैसे भी शियर मॉडुलस ही इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हम बैच में डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पर शेप चेंज होने पर आपका शियर मॉडुलस इन्वॉल्व होता है। इसीलिए जो बी पार्ट है वो एकदम सही है, वो ट्रू है। बस ध्यान ये रहे कि यहाँ पर शेप चेंज इन्वॉल्व होता है। क्लियर ये क्वेश्चन भी। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की आप लोगों से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में एक स्टील का वायर है जो कि 4 kg मास से कनेक्ट है, एक ब्रास का वायर है जो कि 1 मीटर का है, और ये 6 kg मास से कनेक्ट है। तो 1.5 मीटर और 1 मीटर के दो वायर हैं। तो मैं पहले इसका डायग्राम आप लोगों को फटाफट से यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा इस कंसेप्ट के ऊपर आधारित, तो ये जो होगा ये कुछ ऐसे होगा कि एक वायर है आप लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पे आपने पहले तो एक मास को कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर एक मास था हमारा 4 kg का, ठीक है बेटा। तो ये 4 kg का हम लोगों का मास था, ठीक है। और ये जो लेंथ थी स्टील के वायर की, ये हमें दे रखी थी 1.5 मीटर, ठीक है। और मुझे यंग्स मॉडुलस भी स्टील का याद है, ठीक है, जैसे कि हम बैच में डिस्कस करते ही थे, 200 इंटू 10⁹ जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर इस डायग्राम में इसके बाद जो है एक और वायर लगा हुआ था जो कि हमारे पे ब्रास का वायर था, और इसकी लेंथ हमारे कुछ 1 मीटर दे रखी थी। तो लेंथ जो है ब्रास के वायर की वो दे रखी थी क्वेश्चन में 1 मीटर, और ये जो मास था ये मास था हमारा 6 kg का। और मुझे ब्रास का भी डेटा याद है, तो मैंने यहाँ पर ब्रास का भी डेटा लिख दिया है कि जो यंग्स मॉडुलस होगा ब्रास का वो होता है बेटा 91 इंटू 10⁹ ठीक है। तो मुझे तो याद थे दोनों के यंग्स मॉडुलस, इसलिए मैंने लिख दिए। आपको याद नहीं होंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बैच में हम वैसे भी डिस्कस करते थे। तो ऐसा ही कुछ डायग्राम है कि स्टील की लेंथ है देखो 1.5 मीटर, और ब्रास का है 1 मीटर, और ये 4 और 6 दो मास कनेक्ट हैं। तो बिल्कुल हमने इस तरह का एक डायग्राम आपके सामने बना दिया है। अब अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दो वायर हैं उन दोनों वायर का जो डायमीटर है वो 0.25 है। कितना है वो? 0.25 है।
तो अगर मैं आपसे रेडियस की बात करूं, रेडियस की, तो जो रेडियस होगा वो डायमीटर का आधा होगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं 0.25 का आधा करूंगा, तो आधा करने पर ये हो जाएगा 0.125। और सेंटीमीटर को कन्वर्ट भी करूंगा तो सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर। इसी तरह से यहाँ पर भी रेडियस लिखूंगा, यहाँ पर भी रेडियस आधा हो जाएगा क्योंकि उसने कहा था कि दोनों वायर का रेडियस सेम है। और ये वाली वैल्यू भी हमारी हो जाएगी 0.125, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लूँगा 10⁻⁻² मीटर के अंदर। इसके बाद आगे लिखा गया है, ये ब्रास और स्टील की बनती है। इसके बाद आगे लिखा गया द लोडेड लेंथ आर 1.5 मीटर एंड इज, ठीक है, ये बात भी सही है। अब यहाँ पर हमारी एक समझ होगी, और हमारी समझ ये होगी कि अगर मैं ब्रास की वायर को देखूं, तो ब्रास की वायर में जो फोर्स लगेगा यहाँ पर F1, वो फोर्स असल में सिर्फ और सिर्फ 6 kg के ही मास को बैलेंस करेगा। यानी कि अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 सिर्फ इसी के mg को बैलेंस करेगा, और mg के हिसाब से ये हो जाएगा 60। तो असल में अगर मैं ब्रास का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो ब्रास होगा इसका जो फोर्स होगा ये आएगा आपका कितना, 60 न्यूटन। वहीं पे अगर मैं स्टील के वायर की बात करूं, तो यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो यह जो फोर्स होगा, ये फोर्स असल में इन दोनों ही मासेस को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, इन दोनों मासेस को। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा 10 kg। और अगर मैं वहां पर फोर्स निकालता हूं स्टील पे, तो वो हो जाएगा हमारा कितना, 100 न्यूटन। समझे दोनों फोर्सेस को? देखिए सीधी सी बात है, अगर आप रस्सी को ऊपर से पकड़ेंगे तो आप 6 और 4 दोनों ही वेट को बैलेंस करोगे, इसलिए होगा वो 100 न्यूटन। लेकिन अगर आप नीचे से रस्सी को पकड़ते हो तो फिर वो नीचे ही वाले मास को आपका बैलेंस करेगा उठाने में। ठीक है, तो वो सिर्फ 60 को बैलेंस करेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको मैं एच में भी डिस्कस करा गया है कि एरिया हो जाएगा आपका πr²। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ डिजिट रख लोगे अपनी, कि यहाँ पे जो आर था वो आ रहा था 125 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। और जब यहाँ पर आप निकालोगे ब्रास के लिए डेटा, क्योंकि ये तो स्टील के लिए निकल रहा है, तो जब आप यहाँ पे ब्रास के लिए निकालोगे तो कैसे निकलेगा, πr² होगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी हमारा रेडियस क्या है, सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम रख देंगे 125 इंटू 10⁻⁻²। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमें निकालना क्या है। जवाब है क्वेश्चन में हमें निकालना है इलोंगेशन। क्या निकालना है, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब आप समझते हैं ना, डेल्टा एल निकालना है। तो चलिए डेल्टा एल निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद है तो आपको डेल्टा एल निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन में एरिया, और यहाँ पे चलता था एल अपॉन में डेल्टा एल, और इस साइड यंग्स मॉडुलस आता था। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है सामने आपके। ठीक है, और जितनी भी डिजिट्स मुझे दे रखी हैं, इन सारी डिजिट्स को मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके रखना शुरू कर दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले बात करूँ लेंथ वगैरह की और इन सब वगैरह की, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना शुरू करूँगा कि जैसे फोर्स की जगह आ जाएगा 100, एल की जगह आ जाएगा आपका, लेंथ आ जाएगा आपका कितना, तो लेंथ देखिए स्टील का हमें, मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ साइड में मैं लिख लेता हूँ। स्टील का लेंथ हमें साइड में दे रखा था, वैसे 1.5 था तो वो रख लेंगे। यहाँ पे ब्रास का भी लेंथ लिख लो यार, 1 मीटर दे रखा है तो 1 मीटर आप रख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिजिट्स को रखना शुरू करेंगे। एरिया की जगह एरिया का वैल्यू रखेंगे, फोर्स की जगह फोर्स का वैल्यू रखेंगे, यंग्स मॉडुलस की जगह यंग्स का मॉडुलस रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप लोग काफ़ी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का यूज़ करते होंगे, मुझे पता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज़ करते हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे। जैसे कि ये mg होगा तो ये हो जाएगा 9.8 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे करना है तो कैसे करोगे, 6 इंटू 9.8 कर लो, क्योंकि g की वैल्यू अगर आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करते हो तो 9.8 के हिसाब से निकालोगे। तो यहाँ से आपके पास ये डिजिट्स रखने पर, जैसे f की जगह f का वैल्यू, a की जगह a का वैल्यू, यंग्स मॉडुलस की जगह यंग्स का, लेंथ की जगह लेंथ का, ये सारी वैल्यूज़ जब आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। और बिल्कुल सिमिलरली आप इसी फॉर्मूले को ब्रास के लिए भी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना फोर्स रखेंगे, यहाँ पे आप अपना एरिया रखेंगे, यहाँ पे आप अपना लेंथ रखेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे आप अपना यंग्स मॉडुलस रखेंगे। जब आप अपनी सारी डिजिट्स यहाँ पर पुट अप करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो आपका यहाँ पे जो लेंथ निकल के आ जाएगा वो इतना निकल के आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चनों का लेंथ वगैरह फाइंड कर लेंगे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको बोल रखा है, आप इस लेक्चर में, मेरा नंबर भी नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है, आप मुझे सीधा वहाँ से टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझसे डिवाइड नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे डिवाइड होगा ये। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन जरूर तुम्हें बताया जाएगा। बाकी अगर आप बैचेस में आते हैं तो बैचेस में तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता ही दूंगा क्लास में। ठीक है बेटा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अब ये है हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6। हम इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से ये कहा गया है कि एक आपके पास एल्युमिनियम का क्यूब है जिसका साइड हमें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया है। तो ये हमें इसने एक साइड दे दी है क्यूब की जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो 10 सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर को साथ के साथ आप मीटर में भी ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये मैंने साथ के साथ इसको कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। इसका एक फेस फिक्स्ड है और एक मास लगाया गया है 100 kg का अपोजिट फेस पे। और वो मास क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा mg, सीधी सी बात है। और mg जब लगा रहा होगा तो m होगा 100 और g होगा हमारे पास 9.8। और इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए क्यूब है हमारे पास कुछ इस तरह से, तो हमने इसके एक फेस को इस तरह से फिक्स कर दिया होगा। ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसके एक फेस को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है, आप ऐसे सोचिए। ठीक है बेटा। तो हमने इसके इस वाले फेस को फिक्स कर दिया है, यूँ सोचिए। ठीक है। तो ये फेस हमने इसका फिक्स कर दिया पूरा दीवार के साथ। ठीक है। अब जो इसका ये वाला फेस है इस पे हमने एक मास लगाया है और वो मास इस पे फोर्स लगा रहा होगा mg। ठीक है। अब इस वाले फेस का जो एरिया होगा वो होगा स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का कोई भी एक फेस एक स्क्वायर की तरह ही काम करता है। तो साथ के साथ आप एरिया लिख लीजिए साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर करने पर ही हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि जो शीयर मॉडुलस है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 25 GPa। तो हम इस g को कन्वर्ट कर लेंगे 10⁹ से, क्योंकि 1g बराबर होता है 10⁹ के। तो हमने इसको साथ के साथ कन्वर्ट कर लिया है। और शीयर मॉडुलस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हम लोगों पे फोर्स अपॉन में एरिया चेंज इन पोजीशन अपॉन में उसकी लेंथ यानी कि साइड। और हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना आएगा। ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बस इतना बताना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना आएगा। डेट इज हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है कि डेल्टा एक्स कितना होगा, क्योंकि उसने सिर्फ डिफ्लेक्शन पूछा है हम लोगों से। तो जाहिर सी बात है कि जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा हम लोगों के पास फोर्स अपॉन में एरिया साइड अपॉन में जी। अब ये सारी डिजिट जो हमें दे रखी है, जैसे साइड की जगह ये रख देंगे, एरिया की जगह ये रख देंगे, फोर्स की जगह इस वैल्यू का यूज़ करेंगे, जी की जगह इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को रखने पर ये आ जाएगा 3.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, जिसे अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर बेटा। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि चार आपके पास कॉलम है,
यानी कि मेरे पास 4 कॉलम होते हैं, तो मान लीजिए एक कॉलम, मान लीजिए मेरा दूसरा कॉलम, मान लीजिए मेरा तीसरा कॉलम है, और मान लीजिए मेरे पास ये चौथा कॉलम है। ठीक है। अब ये कहता है कि इन चारों कॉलमों को एक बिग मास के नीचे रखा गया है, मतलब इन चारों के ऊपर ना एक बहुत बड़ा सा मास रखा हुआ है ऐसे। तो जैसे चेयर होती है हम लोगों के घर में, तो आप इसे ऐसे एज्यूम करो कि जैसे हम लोगों के घर में चेयर होती है। तो अगर एक टेबल को हम देखें या चेयर को हम देखें तो उसके 4 पैर होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। इस तरह से 4 पैर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन चारों पैरों पे इस बड़े से मास का भार होता है। तो अगर मैं सिर्फ एक कॉलम की बात करता हूँ, तो वो एक कॉलम इस पूरे के पूरे वेट का 1/4 वेट झेलता है। अब क्योंकि जो वेट होता है वो mg होता है, तो आपके पास जो मास है वो कितना है, 50,000, और g कितना है, 9.8, और उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो आ गया हमारे पास फोर्स। अगर हम इस कॉलम को ध्यान से देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि उसका इनर और आउटर रेडियस हमें गिवन है। तो अगर इस कॉलम को हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमारे को एक ऐसे सर्कल दिया गया है इनर और आउटर समझाने के लिए, और एक ऐसे दिया गया है। तो इनर रेडियस मैं कुछ ले लेता हूँ r1, और जो आउटर रेडियस है उसको कुछ ले लेता हूँ मैं क्या, r2। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ तो एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसका एरिया चाहिए, क्योंकि ये कॉलम इसी तरह से बनाया गया है कि अंदर खोखला है, बाहर है, तो मैं वही एरिया लूंगा ना जितना है। तो मैं आउटर रेडियस की जगह आउटर रेडियस का वैल्यू रख लूंगा। तो यहाँ पे आउटर रेडियस का जो गिवन है रेडियस वो है 60 सेंटीमीटर, साथ के साथ कन्वर्ट भी करूंगा मैं। और जो इनर रेडियस मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया वो दिया गया है 30, तो मैं साथ के साथ उसे कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे। जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगी पाई, ये रेडियस हो जाएगा मेरे पे 0.6 का स्क्वायर, और इनर रेडियस हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा मेरा 0.27 पाई। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि इसमें आगे ये बोला गया था कि स्टील यहाँ पर है एक कॉलम, तो मुझे ये भी पता है कि यंग्स मॉडुलस जो स्टील का होता है वो होता है 200 इंटू 10⁹ हमने अभी पीछे के एक क्वेश्चन में यूज़ भी करा था ये डेटा। कैलकुलेट द कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस, और नीचे क्या आ जाता है, स्ट्रेन। थोड़ा सा अच्छा लिखने पर स्ट्रेस हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे रहता है स्ट्रेन। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है, स्ट्रेन, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया, और नीचे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। अब जितनी भी डेटा है उसको यहाँ रखेंगे, जैसे फोर्स की जगह इसे रखेंगे, एरिया की जगह इस वैल्यू को रखेंगे, यंग्स की जगह इस वाली वैल्यू को रखेंगे, और इन सारी वैल्यूज़ को रख देने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻⁶। और क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है तो यही मेरा आंसर वैलिड माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चे अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक कॉपर है, रेक्टेंगुलर कॉपर है। तो मैं यहाँ पर एरिया ले लेता हूँ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है 15.2 मिलीमीटर। देखिए मिली को 7 के साथ कन्वर्ट कर लेना, 10⁻³ के अंदर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो विड्थ है इसको भी आप 7 के साथ कन्वर्ट कर लेना। तो ये मैंने एरिया लिख लिया इसका, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। और यहाँ पे बताया गया है कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं
44,500 का, तो फोर्स भी गिवन है तो फोर्स भी लिख लिया। कह रहे स्ट्रेन बता दीजिए, और यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन वर्ड दे रखा है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वर्ड का मतलब ये है कि शेप चेंज हो रहा होगा, तो इसका फिर मैं क्या करूँगा, कॉपर का शेयर मॉडुलस ले लूँगा। और कॉपर का शेयर मॉडुलस यूँ तो हमें एनसीईआरटी की बुक में गिवन है 42 शेयर मॉडुलस वाली टेबल के अंदर, तो मैंने यहाँ से इसका मॉडुलस ले लिया। इसने कहा है बस स्ट्रेन बता दीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी मॉडुलस हो वो लिखा हमेशा स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन ही जाता है, और क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो ये साथ में क्या चल रहा है, ये साथ में चल रहा है आपका स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर मुझे स्ट्रेन चाहिए तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, फोर्स अपॉन में एरिया, और ये हो जाएगा साथ में जी। अब मैं ए की वैल्यू ए की जगह रखूँगा, फोर्स की वैल्यू 44,500 फोर्स की जगह रखूँगा, एंड शेयर मॉडुलस की वैल्यू शेयर मॉडुलस की जगह लिखूँगा, और ये संख्या मेरे पास आ जाएगी 3.65 इंटू 10 की पावर -3 कैलकुलेट होकर के बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन लोगों ने हमसे साफ क्या बोला है उसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने सीधा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक रेडियस आपको दिया जा रहा है, और रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर का। मैं सेंटीमीटर को 7 के साथ कन्वर्ट कर लूँगा 10⁻² मीटर के अंदर। ठीक है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर वायर की बात हो रही है तो एरिया होगा πr²। पाई आपको पता ही है 22/7 होता है। रेडियस मुझे पता ही चल रहा है 1.5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करना है। अब इसने कहा है कि जो स्ट्रेस है ना वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10⁸ और फोर्स पूछ रहा है। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। तो एरिया की जगह एरिया का वैल्यू रखेंगे, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस का वैल्यू रखेंगे, और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 7.07 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगा वो आ जाएगा 7.7 इंटू 10⁻⁴। वैसे एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही थी डिवाइड होकर के 7.065 इंटू 10⁻⁴। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो साथ के साथ कॉपी में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा मैंने इसे राउंड ऑफ कर करके 7.07 इंटू 10⁻⁴ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू बन गई वो बन गई 7.07 इंटू 10⁻⁴। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग आपसे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि एक रिजिड बार है 15 kg का। ठीक है, इसे 3 वायरों से इसने जो है कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि आपके पास एक रॉड है और आपने 3 वायरों से इसे कनेक्ट करा है। देखो ये हो गया पहला वायर, ये हो गया दूसरा वायर, ये हो गया तीसरा वायर। 3 वायर हो गए हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये 15 kg का रॉड था, तो इस रॉड का जो वेट होगा ना वो बीचों बीच लग रहा होगा, और वेट क्योंकि mg होता है तो m 15 ले लिया हमने और g ले लिया 9.8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम भी।
ठीक है, अब क्या कह रहा है, सारी की सारी वायर 2 मीटर लंबी है और ये एंड पे जो वायर लगाई गई है ये कॉपर की वायर है और जो बीच में मिडल वन है ये आयरन का वायर है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। और इन वायर का लेंथ क्या है, सेम है और क्वेश्चन के हिसाब से 1 मीटर है। यानी कि कॉपर का भी लेंथ 1 मीटर है, आयरन का भी लेंथ 1 मीटर है, मतलब सबका ही लेंथ आपका 1 मीटर है। अब इसने आपसे कहा है कि बस हमें रेशियो बता दीजिए डायामीटर का अगर दोनों में टेंशन सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायामीटर बताना है और आपका टेंशन सेम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स अपॉन में एरिया लेंथ अपॉन में डेल्टा एल। ठीक है, अब फोर्स mg होगी तीनों वायरों में, यानी कि फोर्स तो सेम ही होगा तीनों वायर के लिए। एरिया को हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और आर को हम लिख लेंगे d/2, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अब लेंथ भी 1 मीटर होगी, यानी कि इन सारी वायर की लेंथ भी सेम रहेगी और डेल्टा एल होगा चेंज इन लेंथ, वो भी इन सारी वायर का सेम होगा। और उसके सेम होने का रीज़न आप सोचिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए वायर खिसकती है, मान लीजिए वायर खिसक के नीचे आती है और ये वायर डेल्टा एक्स इसमें चेंज आता है, मान लेते हैं। ठीक है, ये वायर मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ आती है, तो ये वाला वायर भी इतना ही खींचेगा, आयरन का वायर भी इतना ही खींचेगा, किनारे वाला वायर भी इतना खींचेगा। इसका मतलब अगर ये रॉड नीचे आता है डेल्टा एक्स, तो ये तीनों वायर बराबर चेंज इन लेंथ में होंगी, मतलब इनका लेंथ का चेंज इक्वल कैसा होगा, सेम होगा। तो इस हिसाब से जो यंग्स मॉडुलस है वो डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ रहा है। तो आगे बढ़ जाएं यहाँ से, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो अपने वैल्यू को रखते हैं आराम से। तो ये रख दिया मैंने ऊपर आयरन को और ये रख दिया मैंने ऊपर कॉपर को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। और मैं जानता हूँ कि ये इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली का मतलब हो गया ये हो गया डायमीटर कॉपर का और ये हो गया डायमीटर किसका, आयरन का, क्योंकि ये तो इन्वर्सली है। अब जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो आपको भी पता है कि स्क्वायर हटाने से दूसरी वाली साइड पर रूट आ जाता है, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। जैसे आयरन का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो एनसीईआरटी की बुक में टेबल के अंदर 190 दे रखा है और जो कॉपर का यंग्स मॉडुलस दे रखा है वो 110 दे रखा है 10⁻⁹ के साथ, जो कि कट के 19/11 आ जाता है, जिसे सॉल्व करने पर 1.31 आ जाता है हमारा आंसर। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारे पास इतना बन जाएगा सॉल्व होने के बाद। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मास है